स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। आशा करती हूँ कि आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे, तो उसी क्रम में ये आगे का वीडियो है। साउथ इंडिया जर्नी व्लॉग पार्ट 5। तो आज है 7 मार्च 2023। अब हम सब लोग तैयार हो गए हैं। भाई आज रामेश्वरम जा रहे हैं, इसलिए मैंने आज फिर से साड़ी पहन ली है। तबीयत की बात करें तो आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे हर हालत में आज बाहर से दवाई लेनी ही होगी। यहाँ मदुरई से रामेश्वरम जाने के लिए 21 सीटर टूर एंड ट्रैवल की एक मिनी बस कर ली गई है। मदुरई से रामेश्वरम तक की दूरी लगभग 172 किलोमीटर है, यानी 3 घंटे का सफर। हम 8:15 बजे मदुरई से रामेश्वरम के लिए निकले। रामेश्वरम एक सुंदर टापू है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख के आकार का द्वीप है। बहुत पहले ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे यह चारों ओर से पानी से घिरकर एक टापू बन गया। पम्बन ब्रिज, जिस पर हम अभी यात्रा करने वाले हैं, तमिलनाडु की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला पुल है। हम मदुरई से रामेश्वरम ट्रेन से जाना चाहते थे, पर पम्बन ब्रिज पर बने नए रेलवे पुल पर काम चल रहा था, जिसकी वजह से हमें बस से जाना पड़ा। 23 दिसंबर 2022 से पुराने पम्बन पुल पर रेल यातायात हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ये जो नया रेलवे पुल यहाँ बन रहा है, उसके जुलाई 2023 तक तैयार होने की संभावना है। पुराना रेलवे पुल 1911 से बनना शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन 24 फरवरी 1914 में हुआ था। तब यह भारत का एकमात्र समुद्री सेतु था। 2010 में मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक के खुलने तक यह भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु रहा। सन 1988 में रेल पुल से समानांतर एक सड़क पुल भी बनाया गया है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 87 का भाग है, जिस पर हम अभी चल रहे हैं। इसे अन्नाई इंदिरा गांधी रोड ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था। इस 2.345 किलोमीटर लंबे पुल को पूरा होने में करीब 14 साल लगे थे। नवंबर 2019 से नए पम्बन ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ था। पुराने पुल की तुलना में नया पुल 3 किलोमीटर ऊंचा और समुद्र तल से 22 मीटर ऊंचा होगा। इस नए पुल का निर्माण पुराने पुल के समानांतर ही किया जा रहा है। नए पम्बन ब्रिज के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। नया पुल 90 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर खुलेगा। यह ट्रेन और समुद्री जहाजों के लिए क्रॉस पासिंग का काम करेगा। पुराने पुल पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन गुजरती थी, जबकि नए पुल पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकेगी। नया पुल इलेक्ट्रिक रेलवे ट्रैक से सुसज्जित होगा और डबल लाइन होगा। बीच में हमारी बस और दोनों तरफ समुद्र। यह बहुत ही शानदार अनुभव था हमारे लिए। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह 4 धामों में से एक है। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिवजी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए, उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। रामेश्वरम में स्थित शिवलिंग उन्हीं में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में जो काशी या कहें जो बनारस की मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। ये है नटराज मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव के नृत्य करते हुए तांडव वाली प्रतिमा को स्थापित किया गया है। बस यहाँ रोक दी गई है और यहाँ कुछ मंदिर हैं जो हमने यहाँ पर देखे। दूसरा ये मंदिर है श्री राम भगवान जी का, जहाँ राम सेतु बनने में जो पत्थर प्रयोग में आए थे, वे यहाँ संरक्षित करके रखे गए हैं। ऐसा क्या कारण था कि यह पत्थर पानी में नहीं डूबे? कुछ लोग इसे धार्मिक महत्व देते हुए ईश्वर का चमत्कार मानते हैं, लेकिन साइंस इसके पीछे क्या तर्क देता है, यह बिल्कुल विपरीत है। विज्ञान का मानना है कि राम सेतु पुल बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, वे कुछ खास प्रकार के पत्थर थे, जिन्हें कि प्यूमाइस स्टोन कहा जाता है। दरअसल ये पत्थर ज्वालामुखी के लावा से उत्पन्न होते हैं। जब लावा की गर्मी वातावरण की कम गर्म हवा या फिर पानी से मिलती है, तो वे खुद को कुछ कणों में बदल देती है। कई बार ये कण बड़े पत्थर को निर्मित करते हैं, जिसमें कई सारे छिद्र होते हैं। छिद्रों की वजह से यह पत्थर एक स्पंज की तरह हो जाता है। इनका वजन भी सामान्य पत्थरों की तुलना में काफी कम होता है।
इन खास पत्थरों के छिद्रों में हवा भरी रहती है। यही कारण है कि यह पत्थर पानी में डूबता नहीं है, क्योंकि हवा इसे ऊपर ही रखती है। इसके बाद हमने देखा पंचमुखी हनुमान मंदिर, उसके बाद लक्ष्मण मंदिर जो कि भगवान लक्ष्मण जी को ही समर्पित है। ये सभी मंदिर आसपास ही थे, इसलिए ये देखना आसान रहा। इसके बाद बस ने हमें रामेश्वरम मंदिर के ठीक बाहर छोड़ दिया, जहाँ क्लॉक रूम में हमने अपना सामान आदि रखा। यहाँ सबसे पहले मैंने मेडिकल स्टोर से दवाई ली, क्योंकि अब मुझे हल्का बुखार भी हो चला था। यह दोपहर 1 बजे के आसपास का वक्त है, तो मंदिर में दर्शन अब 4 बजे ही मिलेंगे, इसलिए हम लोग जा रहे हैं धनुषकोडी, वह स्थान जहाँ राम सेतु बनाया गया था। रामेश्वरम मंदिर के बाहर ही हमें यह ऑटो मिल गया था जो हमें वहाँ लेके जा रहा है। इसमें सबसे पहले हम गए कोथंदाराम स्वामी मंदिर। यह मंदिर रामेश्वरम से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे भारत में विभीषण का एकमात्र मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि रावण के भाई विभीषण ने राम के समक्ष यहाँ आत्मसमर्पण किया था, और बाद में रावण को युद्ध में हराने के बाद जब विभीषण के साथ भगवान राम यहाँ लौटे थे तो उन्होंने यहाँ विभीषण का राज्याभिषेक भी किया था, जिस वजह से इस स्थान पर विभीषण की भी पूजा की जाती है। आपको बता दें कि यह एकमात्र मंदिर है जो धनुषकोडी में 1964 के चक्रवात से बच गया था। इस मंदिर में श्री राम, देवी सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और विभीषण की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। यह मंदिर भारत के दक्षिणी छोर पर और बंगाल की खाड़ी के पास द्वीप पर स्थित है। मंदिर हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इस मंदिर में आप रामायण का इतिहास और कई कहानियां भी देख सकते हैं। हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसी ही एक जगह है धनुषकोडी, जहां हम अब जा रहे हैं। यहाँ का इतिहास आपको हैरान परेशान कर देगा। यहाँ रात होने से पहले सभी लोगों को रामेश्वरम वापस भेज दिया जाता है। इस इलाके को बेहद रहस्यमयी माना जाता है। कई लोग तो इस जगह को भूतहा भी मानते हैं। इस इलाके में अंधेरा होने के बाद घूमना मना है। यह रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। इसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ से श्रीलंका दिखाई देता है। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है, जो दुनिया की सबसे छोटी सीमाओं में से एक है। धनुषकोडी से श्रीलंका मात्र 30 किलोमीटर दूर रह जाता है। इसी जगह पर भगवान राम ने समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर से होकर वानर सेना लंका में प्रवेश कर सके। श्री राम के लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत विभीषण के अनुरोध करने पर श्री राम ने अपने धनुष की नोक से सेतु को एक स्थान से तोड़कर उस भाग को समुद्र में डुबो दिया था, जिसके चलते इस स्थान का नाम धनुषकोडी हो गया। तमिल में कोडी का अर्थ है सिरा, और यह भी कहा जाता है कि श्री राम ने अपने धनुष के एक छोर से सेतु के लिए इस स्थान को चिन्हित किया था, इसलिए भी इसे धनुषकोडी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि यह जगह पहले से वीरान थी। ब्रिटिश काल में यहाँ ढेर सारे लोग रहा करते थे। धनुषकोडी भारत का एक बेहतरीन पर्यटन स्थल था। यहाँ रेलवे स्टेशन, अस्पताल, चर्च, होटल, पोस्ट ऑफिस, विद्यालय, जहाज निर्माण केंद्र, पुलिस, रेलवे बस्ती, निवास स्थान आदि बना हुआ था। धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच यात्रियों और सामान को समुद्र के पार लाने और ले जाने के लिए कई साप्ताहिक फेरी यानी कि नौका सेवाएं थीं। उस समय श्रीलंका जाने के लिए पासपोर्ट नहीं लगता था। उस समय अमेरिका की धर्म संसद के लिए गए स्वामी विवेकानंद श्रीलंका मार्ग से ही भारत लौटे थे। तब वह धनुषकोडी की भूमि पर उतरे थे। तीर्थयात्रियों के लिए होटल, कपड़े की दुकानें, धर्मशालाएं भी थी। लेकिन 22 दिसंबर साल 1964 में आए चक्रवात ने सब कुछ खत्म कर दिया। धनुषकोडी के लिए रेल लाइन जो रामेश्वरम न जाकर सीधे मंडपम से धनुषकोडी जाती थी, 22 दिसंबर 1964 की उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को धनुषकोडी रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने के दौरान रेल संख्या 653 पम्बन धनुषकोडी यात्री गाड़ी, एक दैनिक नियमित सेवा जो पम्बन से 110 यात्रियों और 5 रेलवे कर्मचारियों के साथ रवाना हुई थी, एक व्यापक समुद्री लहर के चपेट में तब आई जब वह धनुषकोडी रेलवे स्टेशन से कुछ ही गज की दूरी पर थी। एक विशाल लहर पूरी ट्रेन तथा सभी 115 लोगों को मौत के साथ बहा ले गई। चक्रवात के उपरांत रेलवे मार्ग की दुर्दशा हो गई और कुछ समय के पश्चात वह पूर्णतः रेत से ढक गया।
17 दिसंबर 1964 को दक्षिणी अंडमान समुद्र में उसका केंद्र था। 19 दिसंबर को उसने प्रचंड चक्रवात के रूप में वेग धारण किया। 22 दिसंबर की रात 250 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे के वायु वेग से श्रीलंका को पार कर वह धनुषकोडी के किनारे पर आकर टकराया। चक्रवात के समय आई 24 फुट ऊंची लहरों ने संपूर्ण धनुषकोडी शहर को नष्ट कर दिया। यह चक्रवात आगे आगे सरकते हुए रामेश्वरम तक आ गया। वहां भी बहुत दुर्दशा हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार समुद्र की लहरों के प्रचंड वेग से आने वाला पानी रामेश्वरम के मुख्य मंदिर के निकट जाकर रुका था। उस समय सैकड़ों लोगों ने चक्रवात से बचने के लिए रामेश्वरम मंदिर में आश्रय लिया था। इस चक्रवात में धनुषकोडी नगर के सभी लोगों की मृत्यु हो गई थी। बस केवल एक व्यक्ति ही बचा था। उसका नाम था कालियामन। इस व्यक्ति ने समुद्र के चक्रवात में तैरकर अपने प्राण बचाए थे। इसलिए सरकार ने उसके नाम पर धनुषकोडी के समीप के गांव का नाम रखकर उसका सम्मान किया। यह गांव निचल कालियामन के नाम से जाना जाता है। निचल का अर्थ है तैरने वाला। धनुषकोडी के दक्षिण में हिंद महासागर नीला सा दिखाई देता है, जबकि उत्तर में बंगाल की खाड़ी फीके काले रंग सी दिखाई देती है। इन दोनों सागरों में 1 किलोमीटर का अंतर भी नहीं है। दोनों सागरों का पानी खारा है। ऐसा होते हुए भी धनुषकोडी में 3 फुट का गड्ढा खोदने पर भी मीठा पानी निकलता है। क्या यह प्राकृतिक चमत्कार नहीं? धनुषकोडी के दुखद इतिहास की वजह से इसे भूतों का शहर भी कहा जाता है और इस सड़क को जिससे कि हम आए हैं उसे भारत की अंतिम सड़क कहा जाता है। उस दुर्घटना के बाद से ये स्थान सुनसान हो गया है। धनुषकोडी में बीते समय की खूबसूरत जिंदगी अब खंडरों में दिखाई पड़ती है। उस चक्रवाती तूफान में 1800 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस आपदा के बाद मद्रास सरकार ने इस शहर को रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। उस दुखद घटना के 58 से अधिक वर्षों के बाद शहर अब धीरे धीरे जीवित हो रहा है। यहाँ की शांति, नीला समुद्र, सफ़ेद रेत, खंडहर यात्रियों को बेहद आकर्षित करते हैं। समुद्र के किनारे रेत पर नजर आ रहे खंडहर भवनों की ओर हम चल पड़े हैं। यह स्थान देखने में चर्च प्रतीत होता है, जिसके अवशेष हमारे सामने खंडहर के रूप में हैं। हम जैसे कुछ और सैलानी भी इसे निहार रहे थे। कैसे होंगे ये भवन, इस बारे में सभी अपने अपने अनुमान लगा रहे थे। यहाँ इन भवनों की खास बात यह है कि इनमें प्यूमाइस स्टोन की चिनाई की गई है। पानी वाले पत्थरों से ही बनाया गया है पूरा। 1964 में खत्म हो गया ये। हाँ, सुनामी में। तो कुछ सब पत्थर वैसे ही हैं। कोरल नहीं है ना, लेकिन कोरल तो नहीं है, कोरल जगह दे रहा है। पत्थरों में देखो, ये देख, ये देख, ये देख। पूरा फिर सुनामी में खराब हो गया। पूरा गांव ही चला गया था। पहले गांव था। यहाँ समुद्री उत्पाद शंख, सीप, मोती, मनके और इनसे बने सजावटी सामान बेचने की कुछ कच्ची दुकानें सजी हुई थीं। अभी जिस रेल दुर्घटना के बारे में मैंने आपको बताया था, हम उसी रेलवे स्टेशन को अब देखने जा रहे हैं। यहाँ उस तबाही के अब खंडर ही रह गए हैं। आइए सबसे पहले गौर करते हैं इस बैनर पर। एक तरफ इसमें पौराणिक इतिहास बताया गया है कि धनुषकोडी ही वह स्थान है जहाँ श्री राम ने हनुमान जी को एक पुल बनाने का आदेश दिया था, जिससे वह अपनी वानर सेना के साथ श्रीलंका जा सकें और रावण की कैद से सीता जी को वापस ला सकें। श्री राम के आदेशानुसार फिर हनुमान जी ने अपनी वानर सेना की सहायता से यहाँ राम सेतु बनाया था। दूसरी तरफ ये 4 तस्वीरें हैं जिनमें 1964 से पूर्व की यहाँ की स्थिति दिखाई गई है। धनुषकोडी हार्बर विद रेलवे ट्रैक, दूसरा ब्रिटिश पीरियड के दौरान का धनुषकोडी, नीचे यहाँ का नक्शा, और चौथी तस्वीर है बोट मेल एक्सप्रेस ट्रेन की जो एगमोर से धनुषकोडी तक चलती थी। और नीचे 4 ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हैं जो 1964 के चक्रवात के बाद की स्थिति बयां कर रही हैं। ये देखिए ट्रेन कैसे घिरी हुई है और एक तस्वीर में तो यह बिल्कुल ही उलट गई है। कल्पना कीजिए यहाँ क्या मंजर रहा होगा जब ये तूफान यहाँ आया होगा। अंग्रेज़ों के ज़माने का रेलवे स्टेशन देखिए।
अब तो यहाँ बस समुद्र का पानी, वनस्पति और बालू का ही साम्राज्य है। और यहाँ है ये रेलवे पटरियाँ, इसी के ऊपर कभी रेलवे ट्रैक बिछाया गया होगा। सामने है लाइट हाउस। यह पटरी उन 2 शाखाओं में से एक है जो पम्बन जंक्शन से डाइवर्ट की जाती है। एक पम्बन जंक्शन रामेश्वरम शाखा लाइन है और दूसरी पम्बन जंक्शन धनुषकोडी शाखा लाइन है। उस चक्रवात में दोनों लाइनें नष्ट हो गई थीं। चक्रवात के तुरंत बाद रामेश्वरम शाखा लाइन का निर्माण किया गया और यातायात के लिए खोल दिया गया, लेकिन धनुषकोडी शाखा लाइन का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। अब इस लाइन के पुनर्निर्माण के लिए धन जुटाया जा रहा है। सरकारी काम है, देखो कब पूरा हो पाता है और नहीं भी। बालू से भरी जमीन पर देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। समुद्र तट पर है यहाँ राम जी का मंदिर। अब हम वहीं जा रहे हैं। यहाँ की हमें काफ़ी जानकारियाँ यहाँ के लोकल लोगों से मिल रही थी जो इस जगह को बरसों से जान रहे थे। यहाँ पर भी तूफान से पहले और बाद की तस्वीरें देखने को मिली और यहाँ भी पानी में तैरने वाला एक काफ़ी बड़ा पत्थर हमें देखने को मिला, जिसे हमने प्रैक्टिकली पानी में डुबोकर देखा, लेकिन वो तैर गया। अभी मैंने आपको धनुषकोडी बीच दिखाया था, जहाँ भारतीय महासागर का गहरा और उछाल मारता हुआ पानी तट पर आ रहा था। अब हम जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ और अब आप यहाँ के छिछले और शांत पानी को देखिए। यहाँ समुद्र छिछला है तो हम काफ़ी अंदर तक बंगाल की खाड़ी में जा सकते हैं और रंगीन मूंगों, मछलियों, समुद्री शैवाल, सीपियों, सितारा मछलियों आदि को हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ का पूरा तट इन्हीं सीपियों से भरा हुआ था। अब ये दोपहर 3:30 बजे का वक्त है। धनुषकोडी हमने घूम लिया है और वैसे भी सूर्यास्त से पहले हमें रामेश्वरम वापस आ जाना है, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। कहते हैं यहाँ से रामेश्वरम तक का 15 किलोमीटर का रास्ता सुनसान, डरावना और रहस्यमयी है। यह बात कितनी सच है इसका प्रैक्टिकल तो करके मैं नहीं बता सकती, हाँ, लेकिन यहाँ आकर मेरी तबीयत में सुधार जरूर हो गया है। धनुषकोडी से रामेश्वरम पहुँचते पहुँचते हमें 4 बज गए थे। थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम सभी मंदिर में दर्शन करने गए। मोबाइल ले जाना यहाँ वर्जित था। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के तीर्थ रामेश्वरम मंदिर की। युद्ध कार्य में सफलता और विजय के पश्चात कृतज्ञता हेतु श्री राम ने अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र के किनारे की रेत से शिवलिंग का अपने हाथों से निर्माण किया। तभी भगवान शिव सत्यम ज्योति स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। रावण भी साधारण राक्षस नहीं था, वह महर्षि पुलत्स्य का वंशज, वेदों का ज्ञानी और शिवजी का बड़ा भक्त था। श्री राम को उसे मारने का बड़ा खेद हुआ। ब्रह्म हत्या के पाप प्रायश्चित के लिए श्री राम ने युद्ध विजय पश्चात यहाँ रामेश्वरम जाकर पूजन किया। दर्शन के पश्चात हम लोग फिर खाना खाने गए, वही अपना दक्षिण भारतीय खाना। और ये देखिए मेरी दवाई। खाना खाकर मुझे ये दवाई भी खानी है। आज के दिन तबीयत थोड़ी ढीली रही, पर घूमने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी और छोड़ भी नहीं सकते थे। अब हम जा रहे हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ। हमें चेन्नई जाने की ट्रेन पकड़नी है। इस ट्रिप में हमने त्रिवेंद्रम पहुंचने के बाद जो भी रेल यात्राएं की हैं उसके लिए तत्काल में ही टिकट बुक किए हैं। रामेश्वरम से चेन्नई लगभग 600 किलोमीटर दूर है। आज की पूरी रात हमारी ट्रेन में ही बीतेगी। अब आपसे मैं मिलूंगी फिर चेन्नई में। आशा करती हूँ रामेश्वरम का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो फिर टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये कुल्लू, ये तो वो है ना बी, ये 10 है। हाँ, हम 10 में घुसे हैं। था कि आगे है।